उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? एनीवन? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज which have magnitude only, और vector quantities are those which have magnitude as well as having magnitude only। यानी जैसे मैंने कहा 20 किलोग्राम 30 सेकेंड, ये क्या है? मास। ये क्या है? टाइम। क्या 20 किलोग्राम के साथ डायरेक्शन बताने का कोई मीनिंग नहीं है, या 30 सेकेंड के साथ साथ डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है? तो इनमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इनको हमें स्केलर डिफाइन करना है। कभी कभी आ जाता है जैसे स्पीड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड रखा है, तो किसी के मन में आ सकता है सर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी तो अपनी डायरेक्शन होती है। तो लेकिन यार साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर स्पीड नाम दिया है तो इसका मतलब वो इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। हालांकि स्पीड की डायरेक्शन हो सकती है, बट स्पीड डायरेक्शन वाली क्वांटिटी डिफाइंड नहीं किया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कोई कह सकता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि किसी के मन में आ सकता है करंट की तो डायरेक्शन होती है। तो यार ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटिटी की डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, लेकिन हाँ ये भी जरूरी डायरेक्शन हो पहले तो, और फिर कुछ और शर्तें हैं वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज which have magnitude as well as direction। डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ऑल्सो फॉलोइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी यार उस क्वांटिटी में ये भी खूबी होना चाहिए कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है उसको अभी मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल पे 10 न्यूटन आगे है, दूसरा 10 न्यूटन भी आगे है, तो उसको कितना न्यूटन का फोर्स महसूस होगा? 20 न्यूटन। लेकिन अगर इसी बॉडी को 10 आगे लगा दिया जाए, 10 पीछे लगा दिया जाए, तो कितना महसूस होगा? 0। अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी पे 10 आगे लगा दिया जाए, 10 90 डिग्री पे लगा दिया जाए, तब कितना महसूस होगा? तो यार वो रूल के हिसाब से है। रूल क्या कहता है कि सारे वेक्टर को एक के ऊपर एक ड्रॉ करो। यानी यार 10 ऐसे, 10 के ऊपर 10 ऐसे, ये पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल पे, दूसरे का हेड दूसरे का टेल पहले के हेड पे, इस तरह से ये फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल। तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला होता है। नहीं, यानी अगर ऐसे दो फोर्सेस किसी बॉडी में लगा दिए जाएं तो तुम क्या देखोगे कि वो बीच में चलती हुई नजर आएगी। ये रूल ऐसा नहीं कि केवल 90 डिग्री के लिए ट्रू है। अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनको लॉ ऑफ रिजल्टेंट से हम समझा सकते हैं। पहला एरो ऐसे बनाए, दूसरा उसके हेड पे ऐसे बनाए, तीसरा उसके हेड पे ऐसे बनाए, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट इस मैग्नीट्यूड का आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। यानी ये बॉडी किसी इस डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी। ये लॉ ऑफ रिजल्टेंट है ना। यानी यार अगर इस नियम को कोई क्वांटिटी फॉलो कर रही है तो वो वेक्टर कैटेगरी में है, वरना नहीं है। जैसे अब मैं कह दूं कि एक वायर में आई का करंट यहां से आ रहा है, आई का करंट यहां से आ रहा है,
तो क्या वो कैंसिल होके 0 हो जाएगा? यार वो किसी वायर में मिलके 2i होगा या 0 होगा? यानी i इधर से आ रहा है, i इधर से, तो जितना आएगा उतना जाएगा। जबकि यार वेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 आगे 10 पीछे क्या हो जाना चाहिए? 0। तो क्या करंट लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। भाई लॉ ऑफ एडिशन क्या? पहला एरो ऐसे बनाओ, उसके हेड पे दूसरा एरो ऐसे बनाओ, क्या 10 10 लास्ट वाला हेड पहले के टेल पे आ गया है, और अगर वहीं आ गया है तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया है? 0, है ना। जबकि वहां ऐसा नहीं है। इसका मतलब करंट कैसा है? स्केलर है ना। फोर्स कैसा है? वेक्टर है। फोर्स बताता है ये बात कि 10 आगे 10 पीछे मिलाओ तो टेल हेड से मिल जाएगा, यानी रिजल्टेंट क्या होगा? 0। अगर मैं 10 के आगे 10 ऐसे अगर रख दूं, 10 के आगे 10, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 20 आएगा, है ना। अगर मैं 10 के आगे ऐसे 10 रख दूं तो ये कितना आएगा? ये हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, 10√2 आएगा। मतलब 10 और 10 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 10√2। यानी बॉडी को ऐसा देखा जाएगा कि ये बॉडी बीच में चलेगी और उसको 10√2 का फोर्स महसूस हो रहा है। तो ऐसे कौन से नेचर में ऑब्जर्वेशन पहले आए हैं या नियम पहले लिखे गए हैं? पहले ऑब्जर्वेशन। ऐसा देखा गया कि अगर इस बॉटल को कोई इधर खींचे और इधर खींचे तो वो ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, कहां जाएगी? बीच में कहीं जाएगी, यानी वो वेक्टर के नियम के हिसाब से जाएगी। इसलिए वेक्टर का ऐसा नियम बना दिया गया है। बात क्लियर है भाई? तो अगर रिजल्टेंट के नियम को कोई फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात क्लियर है? तो यार कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज तुम जानते हो एग्जाम्पल के तौर पे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, फोर्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर है? नोट करें। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हम लोग यार वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीजें देखते हैं कि उसका कोई मैग्नीट्यूड है और दूसरी क्या चीज है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन है। तो हम यार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा किसी बॉडी में 20 न्यूटन का फोर्स लगा है एंड दैट इज 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 20 न्यूटन का फोर्स है, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस है। तो यार ये पूरी इंफॉर्मेशन दो बातें बता रही हैं।
ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो यार ऐसे लिख देना अपने आप में दोनों इंफॉर्मेशन देने के बराबर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 20 न्यूटन और ऐसे एंगल बना के 30 डिग्री, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ऐसे एंगल बना के एंगल लिख देना, इसका मतलब अपने मन से होता है, ये एंगल हमेशा कहां से होता है, पॉजिटिव, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अपने मन से, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले, तो एंगल हमेशा कहां से सोचा जाता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये एंगल हमेशा कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, यानी ये वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यार देखो ये मैंने एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं पोलर सिस्टम। और इसी बात को हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी बात को मैंने यहां पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ये 20 लेंथ का एक एरो बना दो ऑन पेपर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री के एंगल पे उसको ड्रॉ कर दो। तो क्या यहां भी हमने दो चीजें रिप्रेजेंट करी हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये एरो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी बात को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बात क्लियर है? लेकिन हम इन सब के अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना नोट करते जाएं। यूनिट वेक्टर नोटेशन में हमें क्या करना है, वेक्टर का पहले तो वेक्टर को ड्रॉ करना है। जितना भी एंगल दिया है, मान लिया थीटा एंगल दिया है, तो थीटा एंगल, और जितना मैग्नीट्यूड दिया है वो मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो यहां इस वेक्टर के दो कंपोनेंट नजर आएंगे। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और वर्टिकल वाले को मैं ए वाई लिख रहा हूं क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। और अब वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका एक नाम रखना है, नाम के ऊपर एरो लगाना है। सिंपल ए एक्स को आई कैप के साथ और ए वाई को जे कैप के साथ लिख दिया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहां आई कैप क्या है, आई कैप ये बताने का तरीका है कि हम हॉरिजॉन्टल बातें कर रहे हैं, और जे कैप ये बताने का तरीका है कि हम, आई कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस।
एक और होता है क्या, के कैप, तो वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अभी फिलहाल दो कंपोनेंट से हमारा काम चल जाएगा। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। यहां थोड़ी जगह छोड़ देना है, कुछ और बातें अभी करना है। तो यार थोड़ी जगह छोड़ देना, उसके बाद हम लोग इसी एग्जाम्पल का यूनिट वेक्टर नोटेशन करने वाले हैं। मैंने 20 मैग्नीट्यूड 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये एक फोर्स की बात करी है जिसका फोर्स 20 न्यूटन है और 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस है। इसको हम लोग वेक्टर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका नाम लिखेंगे ए वेक्टर, हॉरिजॉन्टल को आई के साथ और वर्टिकल को जे के साथ। ठीक है, क्या पता है इस लेंथ को हॉरिजॉन्टल को आई के साथ और इस लेंथ को किसके साथ लिखना है, जे के साथ। अब ये लेंथ आएगी कैसे, क्या यहां पर एक ट्राइंगल नजर आ रहा है और इस ट्राइंगल में हमें क्या लाना है, बेस। बेस किसके साथ लिखना है, आई के साथ, और परपेंडिकुलर किसके साथ लिखना है, जे के साथ। तो बेस और परपेंडिकुलर पता करना है, और पता क्या है, हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस पता है। तो हमें क्या लगाना है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या, ax बाई 20। तो यार 20 उधर चला जाएगा, ax कितना आ गया, 20 cos 30। क्लियर है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आ गया। फिर बताओ यार साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा कैसे डिफाइंड है, p बाई एच। तो p हमें लाना है, ay हमें लाना है, और h कितना है 20, तो ay कितना आ गया 20 साइन 30। ax को हमें किसके साथ लिखना था, i के साथ, ay को किसके साथ लिखना था, j के साथ। ये ax हो गया, ये ay हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हमें वैल्यू पता है तो वैल्यू भी रख देते हैं। कितना आ गया, 10√3i प्लस 10j, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है, ये ax है और ये क्या है, ay है। याद रखने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, ये काम हमें बार बार ना करना पड़े, तो उसके लिए कैसे समझ सकते हैं यार, कि एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस में आता है, और एंगल के सामने वाला जो कि परपेंडिकुलर है वो हमेशा साइन में आता है। और उसमें क्या, हाइपोटेनस कॉस, हाइपोटेनस साइन, ऐसे करना है। याद रहेगा भाई, तुम लोगों ने वेक्टर पहले पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा ना, पहले पढ़ा है वेक्टर, नहीं पढ़ा है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ले देखे, जो बात मैंने यहां लिखी थी उसी का डायग्राम बनाया था और उसी का वो यूनिट वेक्टर नोटेशन है। तो क्या है, जैसे लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है 20 मैग्नीट्यूड है और 30 डिग्री एंगल है, यहां दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यहां दिख रहा है कि नहीं, वहां दिख रहा है कि नहीं, अरे यहां 20 और 30 दिख रहा है, यहां 20 मैग्नीट्यूड और 30 डिग्री एंगल डायग्राम में दिख रहा है, वहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो क्या
ये एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। ओरिजिनल बात यहां देख के नजर कम से कम नहीं आ रही है। यहां ओरिजिनल बात दो थी कि वो कितने मैग्नीट्यूड का है और किस डायरेक्शन में, ये दोनों ही बातें यहां नजर नहीं आ रही, लेकिन लाया तो उसी की मदद से गया है ना यार। तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी है, हम जब चाहें निकाल सकते हैं। यार क्या ये जब इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन है तो इस चीज की इंफॉर्मेशन इससे निकाली जाएगी, तभी तो वैलिड रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? दो इंफॉर्मेशन है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? डायरेक्शन। दो बातें यार मैं करना चाह रहा हूं कि अगर रिप्रेजेंटेशन पता है, मान लिया AXI AYJ तुम्हें दिख रहा है, तो हम कैसे वापस मैग्नीट्यूड ला सकते हैं, कैसे वापस डायरेक्शन ला सकते हैं? हाँ भाई, तो क्या पता यार, हॉरिजॉन्टल आई के साथ लिखा गया है, वर्टिकल जे के साथ, और हमें इस वेक्टर की ओरिजिनल लेंथ लाना है, यही तो मैग्नीट्यूड है। अरे ओरिजिनल वैल्यू इसकी जो है वही तो मैग्नीट्यूड है। और वो लाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? AX AY अगर पता हो, अरे भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो क्या करना चाहिए? अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। क्या ये हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे सकता है? मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाया जाता है, या कभी कभी तुम एरो ना लगाओ ना ये लेंथ बनाओ, ऐसे भी लिख दोगे तो उसका भी मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मतलब इस वेक्टर की ओरिजिनल लेंथ वापस कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर कोई कहे यार इस वेक्टर का थीटा चाहिए, तो थीटा 10 में देने का फैशन है। किसमें? 10 में, और उसी को डायरेक्शन बोला जाता है। थीटा डायरेक्शन नहीं है, 10 थीटा डायरेक्शन है। तो मुझे बताएं 10 थीटा मुझे इसी AX AY की मदद से लिखना है। तो तुम इमेजिन करो यार, AX I के साथ है, AY J के साथ है, 10 थीटा क्या होता है? 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10 थीटा क्या लिखना चाहिए? AY अपॉन AX, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्या? AY बाई AX। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तो यार हमने पहले बताया कि ये वेक्टर लिखते कैसे हैं, और अब बताया है कि वेक्टर को वापस ओरिजिनल वैल्यू कैसे रिकवर करते हैं। क्या क्या ओरिजिनल वैल्यू? मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर की लेंथ, और डायरेक्शन। नहीं, जरा चेक करते हैं कि यार इस रिप्रेजेंटेशन से वो चीजें वापस आ भी रही हैं कि ये फर्जी डिस्कशन है। चेंज किया था? मैं यार मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर के अंडर रूट। देखो जरा ये कितना आ रहा है, 300 प्लस 100 कितना आ गया? 400। और 400 बता यार, 400 कितना आएगा? अंडर रूट 400 कितना आएगा? 20 आएगा। डायरेक्शन 10 थीटा। 10 थीटा कैसे डिफाइंड है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 अपॉन 10 रूट 3। ये आ गया कितना? 1 बाई रूट 3। अगर हम 10 के टेबल में देखेंगे 1 बाई रूट 3 किसके लिए होता है? 30 के लिए। तो क्या इस रिप्रेजेंटेशन से हमने अपनी ओरिजिनल बात वापस निकाल ली है? क्या क्या ओरिजिनल बात? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी इसकी ओरिजिनल लेंथ, और दूसरी बात क्या? डायरेक्शन। क्या दोनों बातें निकल आई कि नहीं? तो पहले मैंने बताया कि अगर हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है तो वेक्टर कैसे बनाते हैं IJ में, और फिर मैंने बताया वेक्टर पता है तो ओरिजिनल बातें वापस कैसे निकालते हैं। दोनों बातें क्लियर है? एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट एक हमेशा किसमें आता है? कॉस में। एंगल के सामने वाला यार एक हमेशा कॉस में आता है, ऐसा नियम ना बनाएं। एंगल से लगा हुआ बेस होता है, वो किसमें आएगा? कॉस में। एंगल के सामने वाला किसमें आएगा? साइन में। ऐसे दिमाग में रखें। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट कर लें।
तो अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ गए हैं तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, देखें कितने लोग उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं। 53 डिग्री एंगल है और ये मैग्नीट्यूड कुछ 10 है, ठीक है। ये मैंने एक वेक्टर डायग्राम बनाया है और वर्टिकल से एंगल दिया है 53। तुम कहोगे कि सर हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया मैंने। अरे भाई, अगर कोई बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखता तो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज लिखता। जब मैंने डायग्राम बना दिया तो मैं चाहे जहां से एंगल दे सकता हूं। तो मैंने एंगल कहां से दिया है? यहां से दिया है। और मुद्दा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कितना आई के साथ और कितना जे के साथ लिखा जाना चाहिए। जिसका हो जाए बुला के दिखाएगा। मैं वैल्यू बता दूं, cos 53 होता है 3/5, sin 53 होता है 4/5। कुछ और चाहिए तो और भी बता सकता हूं, अपने डिसीजन खुद लें। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैं पूछ रहा हूं मतलब कितना आई के साथ तुम्हें ax बताना है और ay पता करना है। ये रिप्रेजेंटेशन है। अरे वापस मैग्नीट्यूड नहीं लाना है, वो तो पता ही है। पूछा नहीं तो क्यों निकाल दो, जितना पूछा है उतना बताओ। पता है क्या तुमको? बिना सॉल्व किए निकाला, फील हो रहा है भाई। ये वर्टिकल है यार, ये तुम टेढ़ा बनाए हो। ऐसा है, ऐसा वर्टिकल वाई एक्सिस है यार ये। यानी ये जो एंगल दिया है वो कहां से दिया है? वाई एक्सिस से दिया है। वाई एक्सिस से एंगल दिया है। बनाओ। थर्टी सेवन, कॉस 37 होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5। यस, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस से एंगल दिया है, कोई चाहे तो एक्स एक्सिस से एंगल ला के भी कर सकता है। बेटा 5 2 जा 10, 2 into 4, यस। तो ज्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं कि ये नीचे वाली एक लाइन बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स वाली लाइन, और ये एंगल पता कर ले रहे हैं। गुड आइडिया, यही करना भी चाहिए क्योंकि हमारी आदत हॉरिजॉन्टल के साथ सेट है, तो वही काम करना चाहिए। बस यार पूरा एंगल अगर 90 है तो 90 में से 53 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 37। 37 डिग्री है ये। तो बता यार, एंगल से लगा हुआ ये कॉस में आएगा, दैट इज 10 cos 37 i, 10 sin 37 j। cos 37 4/5, sin 37 3/5, तो ये कितना आ गया यार? 8i 6j। कितने लोगों ने कर लिया यार? कर लिया है। क्या इसको हम और तरीके से भी ट्राई कर सकते थे? क्या हम यहां एक ट्राइंगल बना लेते तो ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाता। ये ध्यान देना यार,
परपेंडिकुलर और बेस एंगल से तय होते हैं। एंगल के सामने वाले को P बोलते हैं और एंगल से लगा हुआ। अब मुझे बताओ, एंगल से लगा हुआ बेस होता है वो किस में आता है? एंगल से लगा हुआ किस में आता है? कॉस में। तो ये आएगा 10 cos 53 और ये क्या आएगा? 10 sin 53। ये AX है या AY है? AX है। और ये क्या है? AY है। यार अब ऐसा नियम मत बताना कि AX हमेशा कॉस में आता है, नहीं, AX साइन में भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस में। तो क्या हम इस वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते थे? AXI के साथ AYJ के साथ AX is 10 sin 53, AY is 10 cos 53, ऐसे भी तो कर सकते थे। कितना आ गया यार? हाँ, uh, 53 is 3/5, cos 53 is 3/5, cos 37, sin 53 कितना है? 4/5। ओके, sin 53 और cos 53 कितना है? 3/5। नहीं, देखो जरा, क्या ये 8i 6j तभी भी आया कि नहीं? यानी जरूरी नहीं कि तुम हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल ही का सहारा लो, तुम ऊपर वाले ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो, मगर ज्यादा कन्विंसिंग क्या है? ये वाला। तो यार जो कन्विंसिंग लगे वो जानो सब, लेकिन अपना एक बेस्ट तरीका बनाओ कि जो हमारे लिए हमेशा काम करेगा, जिसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। क्या ये बात जनता को समझ में आ गई है? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सोचो कि अगर कोई एक वेक्टर ऐसे दे दे, ऐसा दे दे, हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री और 20 मैग्नीट्यूड, तब क्या करोगे? तो यार मैं बता दूं, पहला थॉट मन में ये आना चाहिए, यस, क्या हम इस 120 की मदद से वेक्टर बना सकते हैं या नहीं? पहला क्वेश्चन है। तो जवाब है यस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल स्टैंडर्ड एंगल होता है और इस एंगल से वेक्टर बनाया जा सकता है। हम इसको बिना सोचे समझे, अगर स्टैंडर्ड एंगल से बिना सोचे समझे कंपोनेंट लिख दें तो आंसर एकदम सही आएगा। मैं यार बिना सोचे समझे स्टैंडर्ड एंगल यूज कर रहा हूं। ये स्टैंडर्ड एंगल क्यों है? क्योंकि ये कहां से है? क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है और मैं लिख रहा हूं 20 cos 120i 20 sin 120 डिग्री जे कैप। लेकिन समस्या क्या है कि अक्सर हमें ये याद नहीं रहता कि cos 120 क्या होता है। क्या याद है? तुमने तो खैर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है भाई, मैंने बताया है। क्या cos 120 को हम मन में सोच सकते हैं? cos 90 + 30, और 90 वाला जब मामला होता है तो cos का साइन बन जाता है, तो sin 30 बन गया पॉजिटिव या माइनस? या सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? निगेटिव, तो ये बनेगा -sin 30, तो ये हो जाएगा -1/2i। बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। cos 90 + 30, फिर 90 का मामले में cos का साइन बन जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? निगेटिव। और यहां कितना? √3/2, ये कितना आ गया? -10i + 10 √3j। ये हमारा वेक्टर बन गया, ये हमारा वेक्टर बन गया। लेकिन क्या ये कन्विंसिंग मेथड लग रहा है? नहीं, कारण कि हम कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वैल्यू नहीं जानते हैं। तो यार कन्विंसिंग मेथड क्या है वो जरा समझें। कन्विंसिंग मेथड ये है कि हम, अच्छा बताओ ये निगेटिव आने की वजह क्या है? निगेटिव आने की वजह यह है कि हम वेक्टर के टेल से अगर हेड तक की यात्रा करें, देखो यार वेक्टर के टेल से हेड तक की यात्रा करें तो हॉरिजॉन्टल में कहां जाना पड़ रहा है? पीछे साइड। पीछे है तो माइनस आना ही है, और वर्टिकल में ऊपर, तो ऊपर कैसा आना है? मैं बता दूं, आगे और ऊपर के लिए चीजें क्या होती हैं? कंपोनेंट कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो पीछे और नीचे के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। ये बात ध्यान रखें। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं कहता हूं कोई वेक्टर आगे की तरफ 10 लेंथ का है या a लेंथ का है,
तो उसको तुम क्या लिखोगे, प्लस ए आई कैप, आगे है ना। अगर कोई वेक्टर ए लेंथ का पीछे की तरफ है तो उसको क्या लिखोगे, माइनस ए आई कैप। अगर कोई वेक्टर ए लेंथ का ऊपर की तरफ है तो क्या लिखोगे, प्लस ए जे कैप। नीचे की तरफ है तो क्या लिखोगे, माइनस ए जे कैप। ये बात समझ रहे हैं, पहले पहले समझ लें फिर करते रहना। अब मैं कह रहा हूं कोई वेक्टर ऐसा है, ऐसा है, इंक्लाइंड वेक्टर है। ये तो यार हॉरिजॉन्टल है, ये प्योर वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है। तो बताओ उसका टेल से, इसको मैं टेल बोल रहा हूं और इसको मैं हेड बोल रहा हूं, बताओ टेल से लेके हेड तक की यात्रा में पहले हम आगे चलेंगे फिर कहां जाएंगे, ऊपर। तो यार ये जो वेक्टर था ये आगे और ऊपर वाला था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आया था। यानी इसमें ax के साथ भी साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ay का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन मैं कह दूं यार अगर ये वेक्टर ऐसा है, ऐसा, तो यार टेल से हेड तक की यात्रा में यार पहले हॉरिजॉन्टल चलना है फिर वर्टिकल चलना है। तो बता यार हॉरिजॉन्टल में आगे जाएं या पीछे, पीछे, पहले पीछे और फिर कहां जाना है, ऊपर। हमें यार 290 डिग्री पे दो रास्ते चूज करना है, तो पहले पीछे, यानी एक्स के साथ कौन सा साइन और ए वाई के साथ कौन सा साइन, पॉजिटिव। पीछे तो नेगेटिव, ऊपर तो, क्या बताओ ये वाला वेक्टर इसी कैटेगरी का था कि नहीं, इसीलिए माइनस प्लस आया। फिर बताओ ऐसा वेक्टर होगा तो पीछे, यानी एक्स के साथ नेगेटिव, नीचे ए वाई के साथ नेगेटिव, नहीं। और अगर ऐसा वेक्टर है तो हाँ, आगे मतलब एक्स के साथ, नीचे मतलब ए वाई के साथ नेगेटिव। समझ गया। चार तरह के इंक्लाइंड वेक्टर हो सकते हैं और उन चारों की संभावना हमें पहले से पता है, यानी देखते ही बता सकते हैं कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव आएगा। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कोई वेक्टर आए, ध्यान दे जरा, पहले इस बात को ध्यान दें, अगर कोई ऐसा वेक्टर आए तो हम ऑब्ट्यूस एंगल का सहारा नहीं लेंगे। किसका लेंगे, एक्यूट एंगल का। अब बता ये 120 है तो ये कितना होगा, 60। और एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू रटी है हमें, बताओ यार अगर ये 60 आ गया है तो ये लेंथ कितनी आएगी, 20 cos 60, और ये कितनी आएगी, 20 sin 60। और अब हम वेक्टर को साइन के साथ अपनी अकल लगा के लिख सकते हैं। कैसे, ये पीछे है तो क्या माइनस, ये ऊपर है तो क्या प्लस। नहीं समझे। और इनकी वैल्यू तो कभी निगेटिव आती ही नहीं है, साइन हमने अपनी समझदारी से लिखा है और वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्या बता रहे, 20 cos 60, cos 60 कितना होता है, तो ये कितना आ गया, -10i प्लस 10√3j। क्या वही आंसर आ गया जो पहले आया था। इसका मतलब कि हम कभी भी ऑब्ट्यूस का सहारा स्टैंडर्ड एंगल के चक्कर में ना पड़े। भाई स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कुछ भी हो, हम एंगल हमेशा इसका सहारा लेंगे। इधर ध्यान दे जरा फिर से एक बार, इस एंगल का सहारा लेंगे। ऐसा वेक्टर आएगा तो इस एंगल का सहारा लेंगे, ऐसा वेक्टर आएगा तो इस एंगल का सहारा लेंगे, ऐसा आएगा तो इस एंगल का। हम हमेशा थीटा कैसा चुनेंगे, एक्यूट चुनेंगे, जिसमें हमें वैल्यू रटी है। मैंने कहा ऑब्ट्यूस की वैल्यू रटना ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई है। ये फैसला हम लोगों ने ले लिया है। देखो यार आना सब चाहिए, करना बेस्ट है। तो क्या ये मेथड सही है या गलत है, मेथड सही है मगर हम करेंगे नहीं, इसमें गलती की संभावना है। क्या ये मेथड, मैं लिख देता हूं नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं है मगर इसमें गलती की संभावना है। ये मेथड गलत नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड मेथड तो यही है कि स्टैंडर्ड एंगल यूज करो। ये मेथड गलत नहीं है बट इसमें गलती की संभावना है।
तो अगर मैं कोई और वेक्टर दूं, बना के दिखाएंगे यार? इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। ठीक। क्या आंसर आया भाई तुम्हारा? 30 cos 30 कैसे किया है? सर cos 30 है ना, हाँ तो cos 30 ये हो जाएगा इसके लिए। हाँ, उल्टा किया है वही मैं कहूँ। ठीक। आई जे भी लिखना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ला रहे हैं। मैग्नीट्यूड लाते तो फिर तो वो अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर करते। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक। तो यार हम वेक्टर का एक नाम रख देते हैं और अभी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या इस रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होता है और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है? तो इसके नाम के ऊपर एरो लगाएंगे, कितना आई के साथ, कितना जे के साथ। तो मुझे बताओ, क्या इस एंगल से काम चलाना चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल से? क्या स्टैंडर्ड एंगल से नहीं हो सकता? हो सकता है, बट गलती की संभावना है और हमें ऑब्ट्यूज वाली वैल्यू रटी नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल का सहारा लेंगे। बताओ, पूरा राउंड 360 होता है, में से 330 गया, कितना आ गया? 30। तो यार हॉरिजॉन्टल कितना आ गया? 20 cos 30। यार एंगल से लगा हुआ किस में आएगा? कॉस में। सामने वाला किस में आएगा? साइन में, है ना? 20√3/2, 21/2 जे, यानी 10√3i। अच्छा, आगे है तो ये क्या आएगा? प्लस। नीचे है तो यहां क्या आएगा? माइनस। ये भी ध्यान रखना यार। 10√3i माइनस 10j। कितने लोगों ने मुझसे पहले बना लिया यार? बात क्लियर है भाई? एक और बना के दिखाएंगे। 30 मैग्नीट्यूड 240 डिग्री।
बैंक से फोन कर, कोटेक से फोन कर, बात नहीं करी, क्या कह रहे, पूछ तो लेते क्या काम है। हाँ भाई, अगली बार हमें फोन उठाना है कि नहीं उठाना, उसी बेसिस पे पता चलेगा। पूछ लिया करो सबसे क्या काम है, और अगर तुमसे बात हो सकती है, कुछ जवाब मिल सकता है तो अपना जवाब दे दो। पीछे और नीचे, ठीक। तुम स्टेप पूरे क्यों नहीं करते हो यार? वो कहाँ आया था पहला वाला, गलती हो गई थी ना। कंफ्यूजन नहीं बढ़ती है, स्टेप में मेहनत करना पड़ती है, और वो मेहनत करते करते ना चीजें ज्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं, और उस मेहनत से बचोगे तो बाद में कभी दिक्कत आती है। तुरंत तुरंत में हो सकता है कि वो काम आसान लगे। ओके, cos 60, हाँ सही है यार, इसका सही है, वो गलत है, गलत हुआ ना यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप करना। तो दिक्कत क्यों पालो यार, मुझे दिखे तो मैं बताऊंगी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लिखो, पूरा लिखो, पूरे स्टेप करो, नाम लिखो उसका, पूरे स्टेप करो। भाई अगर इस तरह की गलती, क्वेश्चन डायरेक्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का आएगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि इसके बाद भी बहुत कुछ सोचना रहेगा। तो सोचो, तुम इसको सोचने में आलस करोगे तो बहुत कुछ कैसे सोचोगे, और इसमें गलती हो जाएगी तो सही आंसर कैसे आएगा। स्टेप से यार भाई बचो नहीं, जितने स्टेप हैं उनको करो। हाँ, कुछ देर बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाओ तो बात यह है कि कर सकते हो। हाँ अब सही आया। तो मैंने कहा यार कि हमेशा किस एंगल का सहारा लेना है, एक्यूट एंगल का सहारा लेना है। तो देखो जरा, ये 240 है तो ये एंगल एक्यूट होगा, और ये एंगल कितना आएगा, देखो यार ये 180 होता है, ये 240 है, तो 240 में से 180 सब्ट्रैक्ट करो तो ये एक्यूट एंगल आएगा कितना, 60 डिग्री, 60 आएगा। अब बता यार, एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट ये किस में आएगा, कॉस में। एंगल के सामने वाला किस में आएगा, साइन में। और अब हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। बताओ, टेल से हेड तक की यात्रा में पहले हम आगे गए हैं या पीछे, पीछे, तो क्या आएगा माइनस। फिर ऊपर गए हैं या नीचे, नीचे, तो क्या माइनस। पीछे के लिए माइनस, नीचे के लिए माइनस, कितना आ गया 30 cos 60, 30 sin 60, तो कितना आ गया यार -15 i कैप -15 j कैप। बात क्लियर है यार? ओ सॉरी, कितने लोग आगे आ रही है, कोई दिक्कत है? तो अभी ऐसा कोई भी वेक्टर आएगा तो रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी तक मैं 2D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता रहा था, और ये क्या है 3D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यानी अभी तक केवल i और j में वेक्टर कंपोनेंट आ रहे थे, और अब i, j और k में, तीन में आने वाले हैं।
अगर मैं कहता हूं यार कि कोई चूहा जमीन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कितने कंपोनेंट होंगे? यार ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, सोचो ये एक्स है वो वाई है, तो चूहा जमीन में जब चलेगा तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे? एक भी हो सकता है अगर केवल एक्स में चले। तो तुम लोग इतना सीधा क्यों मान के चलते हो यार? अच्छा, तुमने चूहे को हमेशा किनारे किनारे चढ़ते चलते देखा है? अरे चूहा यार कई बार बहुत ढीठ हो जाता है, यहां भी चलते हैं, तब बेटा उड़ाओगे क्या चूहे को? ओके, जमीन में चल रहा है अभी फिलहाल, ये सोचे तो कितने कंपोनेंट होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे। हाँ, अब ऊपर चल रहा है तो अलग एक्स वाई ही अपना बदल लो तो क्या दिक्कत है, तब भी तुम आई जे में कह सकते हो। ये दीवार में चलने लगे तो इसको एक्स इसको वाई मान लो। ले देख यार, एक प्लेन वाले मोशन को हम आई और जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट में काम चल जाता है। लेकिन जब कोई 3D स्पेस में चिड़िया जैसी चीज उड़ने लगे तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे? 3। अगर हमारा ये कमरे वाला रेफरेंस है तो जब चिड़िया उड़ेगी तो उसका एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा और जेड भी बदलेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। ना सिर्फ वेलोसिटी की बात है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, सबको कंपोनेंट में बनाया जा सकता है। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है? अब मैं कह रहा हूं कि कोई चिड़िया अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे उड़ रही है, इमेजिन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे उड़ रही है, तो वाई के साथ उसका एंगल कितना होगा? एंगल पूछ रहा हूं मैं, तुम सीधे कंपोनेंट बता रहे हो यार। मैं कह रहा हूं एक्स के साथ अगर वो 30 डिग्री पे उड़ रहा है तो वाई के साथ कितने डिग्री पे होगा? 60। चलो यार, मैं यहां एक एक्स एक्सिस बना रहा हूं और चिड़िया को उड़ा रहा हूं ऐसे 30 डिग्री पे, ऐसे ये उड़ रही चिड़िया 30 डिग्री पे, तो क्या वाई के साथ उसका एंगल 60 गारंटीड है? जरा मैं अभी चिड़िया को उड़ने का तरीका बदल रहा हूं। यार ये बताओ, चिड़िया ऐसे उड़ने लगे तो वाई के साथ ये एंगल तुम्हें 90 जैसा नहीं लग रहा? रुको, चिड़िया ऐसे उड़ने लगे नीचे को, तो क्या वाई के साथ इसका 120 130 नहीं हो सकता? यानी यार एक्स के साथ एंगल बता देने से वाई का एंगल तय नहीं किया जा सकता। तुम कहोगे अभी तक तो कर लेते थे। यार अभी तक वो मामला एक प्लेन का होता था, जब तक तुम चिड़िया को ऐसे दीवार में उड़ा रहे हो। अब दीवार में तो चिड़िया नहीं उड़ती है, चूहा चला रहे हो। जब तक यार इस लाइन में कोई चीज चल रही है और इसी प्लेन में है, किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, तो ये 30 तो ये कितना होगा? 60। लेकिन जैसे ही तुमने प्लेन छोड़ा तो ये 30 वाई का कोई ठिकाना नहीं है। यानी हम एक एंगल से काम नहीं चला सकते, एक एंगल से दिमाग में सही पिक्चर ही नहीं बना सकते। क्या हम एक एंगल बता के सही पिक्चर बना सकते हैं? एक्स वाई प्लेन में बना सकते हैं। अगर कोई एक्स में कहते एक्स से 30 है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा वाई से 60 है, लेकिन कब तक? जब तक वो डिस्कशन एक्स वाई प्लेन में है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा यार कि नहीं वो 3D स्पेस में है, तो एक एंगल बता देना सही इमेजिनेशन नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? क्या ये बात पहले तो रियलाइज करें कि एक्स एक्सिस से एक एंगल बता देना ये अश्योर नहीं करता वाई से कितना एंगल होगा, जेड से कितना एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्लेन छोड़ दिया है। जब तक प्लेन में है तब तक हमें पता है दोनों एंगल का सम 90 होता है। प्लेन के बाद ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यार ऐसा है कि फिर 3D में हम एक एंगल से काम नहीं चलाएंगे, हम तीनों एंगल देंगे ताकि हम मन में सही पिक्चर बनाए, तब तो कॉपी पे सही पिक्चर बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूं इस बार एंगल विद द एक्स एक्सिस दिया जाएगा, मान लिया अल्फा है। एंगल विद वाई एक्सिस दिया जाएगा, मान लिया 45 है। एंगल विद जेड एक्सिस दिया जाएगा, मान लिया 60 है। और किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड कुछ भी है वो भी दिया जाएगा। यानी पिछली बार जब तक हम 2D पढ़ रहे थे तो एक मैग्नीट्यूड एक एंगल देके काम चला लेते थे। क्यों? क्योंकि एक एंगल से सही पिक्चर हम मन में बना लेते थे। अब मैं कह रहा हूं एक एंगल, एक मैग्नीट्यूड और 3 एंगल दोगे तब सही पिक्चर बना पाओगे। यानी अब मैंने क्या तीनों तरफ से बता दिया है चिड़िया को
कि चिड़िया x से कितने एंगल पे है, चिड़िया y से कितने एंगल है, चिड़िया z। अब क्या कोई और पिक्चर बन सकता है? सबका पिक्चर एक जैसा होगा कि अलग अलग? एक जैसा होगा। जब मैं एक एंगल बता रहा था तो सबका अपना अपना पिक्चर था, अब ये पिक्चर सबका एक जैसा होगा। यानी यार 3D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मैग्नीट्यूड और 3 एंगल की जरूरत है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। नहीं, अब जरा हवा में इमेजिन करें यार, किसी भी वेलोसिटी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेक्टर क्वांटिटी को हम ऑन पेपर लंबाई में ही ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कहा इसके मैग्नीट्यूड को मैंने लंबाई में ड्रॉ कर दिया, उस कोने से लेके उस कोने तक हमारा 20 मैग्नीट्यूड है, इस कोने से लेके उस कोने तक कैमरे के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड है? 20। ये एरो सबको दिख रहा है क्या? किस रंग का है? कुछ है, इसका मतलब तुमने पक्का इमेजिन नहीं किया। अगर तुम सही इमेजिन करोगे तो सब कुछ दिखेगा ना भाई। तो यार यहां से वहां तक एक ब्लैक कलर का वेक्टर है, एक जैसा इमेजिन करते हैं। वहां टेल है और यहां क्या है? हेड है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? बाहर वाली जेड एक्सिस। अगर मैं उसके हेड से इस दीवार के सहारे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालूंगा तो एक लेंथ सेगमेंट मिलेगा, इसको मैं बोल रहा हूं एक्स कंपोनेंट। उसके हेड से छत के सहारे एक परपेंडिकुलर डालूंगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? वाई कंपोनेंट। उस दीवार के सहारे वहां से कैमरे से होते हुए वहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जेड कंपोनेंट। कैन यू इमेजिन? यानी इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट है, एक्स में, वाई में, जेड में। जब हम लोग यार 2D वेक्टर बनाया करते थे, 2D वेक्टर, तो 2D वेक्टर में हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालते थे तो ये हमारा मिल जाता था ax, और ये वाला परपेंडिकुलर ही क्या होता था? ay। तो एक x में और एक y में। क्या बता, y कंपोनेंट ये हो गया, x कंपोनेंट ये हो गया। लेकिन अब मैंने यार इसके हेड से x में भी परपेंडिकुलर डाला है, x कंपोनेंट आया, क्या ये कोई कंपोनेंट है क्या? जस्ट अ मिनट, मैंने हेड से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एक लेंथ सेगमेंट मिला, ये क्या है? एक्स कंपोनेंट। ये कोई कंपोनेंट है क्या? ये कोई कंपोनेंट नहीं है भाई, वहां एक ही बार में दोनों मिल जाते थे। अब मैंने छत के सहारे एक कंपोनेंट डाला तो ये क्या आ गया? वाई, और उस दीवार के सहारे डाला तो क्या आ गया? जेड आ गया। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं? चलो यार, वेक्टर इमेजिन करो और ये एक्स एक्सिस इमेजिन करो, और ये एंगल कितना है? 60। तो मुझे बता सकते हो यार ये एक्स कंपोनेंट कॉस में आएगा या साइन में आएगा? दिखना चाहिए यार, वेक्टर है और एक्स से उसका एंगल क्या है? अच्छा चलो फिर से देखते हैं, फिर से देखो, ये वो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर है, ये एक्सिस है, बीच का एंगल है। तो एंगल के सामने वाला चाहिए या एंगल से लगा हुआ चाहिए? यार कंपोनेंट तो ये है ना भाई, तो एंगल से लगा हुआ बेस होता है ना, तो वो किस में आएगा? कॉस में आएगा। बात समझ गया? हाँ ठीक है, कॉस मान लिया। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? यानी यार इस वेक्टर का कंपोनेंट आई के साथ आएगा 20 cos 60। कन्विंस्ड? चलो अब मैंने यार यही वेक्टर है, छत के सहारे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहां पर, और इस लेंथ का नाम क्या है? y कंपोनेंट। और ये एंगल कितना दिया है y के साथ? 45। यार ये एंगल दिया है और वो कंपोनेंट निकालना है, बेस है या परपेंडिकुलर? वो लिखा है, ये वेक्टर है, वहां से परपेंडिकुलर डाला, वो 90 है, लेकिन ये एंगल मैंने कितना दिया है y के साथ? 45। तो वो बेस है या परपेंडिकुलर है? बेस है, और बेस किस में आएगा? कॉस में। कॉस में, अगेन कॉस में। अच्छी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ एक्सिस से ही एंगल दे दिया है। ये कुछ ऐसी बात है कि अगर तुम्हें बताओ
ये एंगल अल्फा दे दिया जाए तो तुम क्या लिखोगे, ax क्या लिखोगे, a cos अल्फा। अगर ये कोई बीटा दे दे तो क्या ay तुम क्या लिखोगे, a cos बीटा। अरे ये भी cos में, ये भी cos, अगर सीधे एंगल दे दे तो cos में नहीं लिखा जा सकता। तो इस बार यही किया गया है कि यार एक्सिस से सीधे सीधे एंगल दे दिए गए हैं। अच्छा बताओ 2D में भी तो ऐसा कर सकते हैं, इसको भी cos में लिख दो, इसको i के साथ है, इसको j के साथ, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि एंगल कहां से दिया है। तो अब यार इस वेक्टर को मैं लिख रहा हूं 20 cos 60 i के साथ प्लस 20 cos 45 j के साथ प्लस 20 cos 60 k के साथ। तीनों एंगल सीधे सीधे एक्सिस से दिए हैं तो सीधे सीधे आ जाएगा कितना, 10 i कैप 10/20/√2 j कैप 10 k कैप। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ऐसे अच्छा नहीं लग रहा? 20√2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना आ जाएगा, 10i 10√2j 10k। क्या ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ पा रहे हैं? यार 3D पे कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए शायद ही पूछे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है क्योंकि एकदम फिजिक्स का अर्ली सेगमेंट चल रहा है और यहां हम कोई जंप नहीं कर सकते हैं। नोट कर लिया भाई लोग? अभी जो हमने वेक्टर देखा है किसी तरह से तुम लोगों ने इमेजिन कर लिया है, आई होप। तो यार वो जो ब्लैक कलर का वेक्टर मैंने इमेजिन किया था उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है।
ये वाइट कलर का निकला यार, मैंने ब्लैक बनाया था। हाँ क्या कर दे? ओके कोई बात नहीं, अभी हरा नीला पीला सब आएगा। मैंने यार इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90 है, तो ये कंपोनेंट पहला वाला AX आया था, ठीक है। फिर इसके हेड से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? AY। और इस वेक्टर से फिर एक बाहर वाली Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यार ये एंगल 90 होगा, चाहे तुम्हें दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, ये AZ आएगा। क्या ये तीन कंपोनेंट AX AY AZ अभी अभी तुमने लिखे हैं 10I